हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। निबंध लेखन, एसे राइटिंग। निबंध लेखन एक कला है। इसके लिए विषय की संपूर्ण जानकारी एवं भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। लेखक को निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए। निबंध में छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ विषय वस्तु को अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ निबंध नीचे दिए गए हैं। इन्हें पढ़कर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहला निबंध। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका दिल है। दिल्ली का हर स्थल दर्शनीय है। विभिन्न राज्यों में रहने वाले भारतीय तथा विदेशी पर्यटक सदा ही इसे देखने के लिए ललायित रहते हैं। दिल्ली भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसे पांडवों ने बसाया था। यह एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ के अनेक स्मारक विभिन्न कालों तथा राजाओं के स्मृति चिन्ह हैं। इनमें लाल किला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लाल पत्थरों से बने इस किले की दो विशेषताएं हैं, सुंदरता तथा मजबूती। लाल किले के भीतर दीवाने आम, दीवाने खास तथा रंग महल दर्शनीय है। लाल किले के सामने लाल पत्थरों से बनी जामा मस्जिद देखने योग्य है। यह संसार की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। ईद की नमाज के दिन इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। मुगल शहंशाह शाहजहां यहाँ अपने दरबारियों के साथ नमाज अदा करने आते थे। दिल्ली में ही देश के अनेक महापुरुषों की समाधियां हैं। इनमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी की समाधि राजघाट, पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन तथा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। यहाँ लोग इन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई तथा निर्माण शिल्प के कारण दर्शकों को अजरज में डाल देती है। इसके पास ही सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया अष्टधातु का लौह स्तंभ भी है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। दिल्ली में ही राजा सवाई मानसिंह के द्वारा बनवाया गया अद्भुत जंतर मंतर है, जो कनॉट प्लेस के पास है। पुराने समय में इससे समय का पता लगाया जाता था। पुराना किला भी देखने योग्य है। इस किले के पास ही चिड़ियाघर है। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। गुरुद्वारा शीशगंज भी यहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ का मुगल गार्डन वसंत ऋतु में खिले फूलों से सभी का मन मोहता है। नई दिल्ली का प्रत्येक स्थल ही देखने योग्य है। किसी कवि ने सच ही कहा है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, यह तो तीर्थ है सारे जहान का। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं अगला निबंध। व्यायाम का लाभ। अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। यह वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्य को करता है और जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति से बीमारियां भी दूर रहती हैं। अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम का चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से ही हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। इससे हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है, जिससे वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। रोगी और आलसी मनुष्य कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं। वे सदा निराशा में डूबे रहते हैं। व्यायाम न करने वालों का शरीर बेडौल एवं मोटा हो जाता है। प्रातःकालीन भ्रमण, दौड़ना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक व्यायाम हैं। प्रातःकालीन भ्रमण से ताजगी मिलती है और मन प्रसन्न रहता है।
सभी व्यायाम अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक हैं। व्यायाम से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है, शरीर के काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यायाम करते समय उसके नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम खुली हवा में एवं खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान या भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम पर निर्भर है। व्यायाम की शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पौष्टिक भोजन है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उल्लास उमंग से भरपूर जीवन जीता है, जीवन में प्रगति करता है। हमें प्रतिदिन अपनी अवस्था के अनुरूप कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला निबंध, वनों का महत्व। वन हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा का कोष है, नैसर्गिक सुषमा का आगार है, पर्यावरण को संतुलित रखने की कुंजी है, अन्य प्राणियों का सुखद आवास है और पर्यटन के आकर्षक स्थल हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वन हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। वनों से अनेक प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं। लकड़ी न केवल ईंधन के रूप में काम आती है, अपितु इससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। वनों से हमें बांस व घास की प्राप्ति होती है, जिससे कागज बनाया जाता है। इस उद्योग में लाखों लोग कार्य करते हैं। वनों से रबड़ व अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। इनसे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती हैं। वन प्राकृतिक सुषमा का भंडार है। वनों के चारों ओर फैली हरियाली मानव मन को विभोर कर देती है। पक्षियों का कलरव और वन्य वस्तुओं की क्रीड़ाएं मन को मोह लेती हैं। वन जलवायु को संतुलित करते हैं। वे ठीक समय पर वर्षा करने में सहायक होते हैं। वन भूमि को संतुलित जलवायु प्रदान करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रदूषण को फैलने से रोकते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। सिंह, बाघ, गेंडे, हाथी, भैंसे, हिरन आदि वन्य पशुओं और भांति भांति के पक्षियों के लिए वन उनका प्यारा घर है। वन उनका जीवन है, जीवन धारा है। इसलिए भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की व्यवस्था की गई है। वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। पर्यटक जहां प्रकृति की सुनहरी सुषमा में आनंद विभोर होते हैं, वहीं धारीदार शरीर तथा अनोखे स्वभाव के बाघों को देखकर, सिंह, सिंहनी एवं शावकों की क्रीड़ा देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जब हाथियों की मस्त चाल और उनके झुंड को जल क्रीड़ा करते पर्यटक देखते हैं तो उनका मन रोमांचित हो उठता है। वनों में चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी उनके सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। फलतः भूमि वनहीन होती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई की पहली मार मौसम के बदलाव पर पड़ी है। बेमौसमी बारिश और ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल चौपट होने लगी है। वनों की अंधाधुंध कटाई से भूक्षरण तथा पर्वतों का स्खलन हुआ है। इससे देश की हरियाली घटी है व मरुस्थल का विस्तार हुआ है। मैदानी वनों के कारण हवा का वेग रुकता है और पहाड़ी वनों के कारण वर्षा जल का प्रभाव कम करता है। वनों के कटने से ये सब प्रभाव समाप्त हो गए हैं। अधिक वर्षा का जल करोड़ों टन मिट्टी बहाकर नदियों में ले जाता है। इससे विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। वनों की कटाई से पर्यावरण बिगड़ गया है। शुद्ध वायु और शुद्ध जल का अकाल पड़ने लगा है। यह मनुष्यों सहित पशु पक्षियों की
सामूहिक हत्या का प्रयास बन रहा है। आगे है बच्चों अनुशासन का महत्व। आइए पढ़ते हैं अनुशासन का महत्व पर निबंध। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। नागरिकों के समुचित विकास के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन युक्त व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। प्रत्येक समाज में उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों के पालन से सुव्यवस्था बनी रहती है और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में उन्नति के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार के नियमों का पालन अनुशासन के अंतर्गत आता है। समस्त प्रकृति हमारे सामने अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करती है। मनुष्य ने जब अनुशासन के महत्व को समझा तभी वह सभ्यता एवं उन्नति की ओर अग्रसर हो सका। अनुशासन के बिना सामाजिक व्यवस्था भी कायम नहीं रह सकती। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। जो खेलकूद, पढ़ाई आदि करता है वह सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी जीवन को अनुशासन का पर्याय कहना गलत ना होगा। अनुशासित विद्यार्थी ही सभी का प्रिय होता है। अनुशासन का प्रारंभ परिवार से होता है। विद्यालय में इसका विकास होता है। सच्चा अनुशासन मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर मनुष्य बनाता है। अनुशासन ही वह सेतु है जिस पर चलकर मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण और उद्देश्यहीन हो जाता है। अनुशासन सामाजिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आवश्यकता है। हमें स्वयं अनुशासित रहते हुए दूसरों को भी अनुशासित रहने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला निबंध। समाचार पत्रों की उपयोगिता। जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आदिकाल से मनुष्य में अपने आसपास तथा दूर घटी घटनाओं एवं समाचारों को जानने की जिज्ञासा रही है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ है। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम समाचार पत्र वेनिस नगर में प्रकाशित हुआ। हमारे देश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था इंडिया गजट। आज देश के विभिन्न भागों में विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स आदि कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र आज के युग की आवश्यकता बन गए हैं। आज के युग में विश्व में घटित होने वाली कोई भी घटना समाचार पत्रों के माध्यम से थोड़े ही समय में प्रचालित हो जाती है। समाचार पत्रों में पाठकों के लिए कई रोचक सामग्री होती है। समाचार पत्रों से लोगों की मानसिक भूख मिटती है, व अपने मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। समाचार पत्र आज ज्ञान प्राप्ति के सबसे सस्ते, उपयोगी एवं सरल माध्यम बनते जा रहे हैं। आज समाचार पत्र केवल समाचारों तक सीमित न रहकर अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने लगे हैं। समाचार पत्रों में खेलकूद, राजनीति, रोजगार आदि से संबंधित तरह तरह की सूचनाएं छपी होती हैं, जिन्हें पढ़कर लोग लाभान्वित होते हैं। समाचार पत्रों द्वारा ही लोगों को सरकारी नीतियों की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र जनमत निर्माण के एक अति महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र समाज के प्रहरी हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। इसमें जनता के दुख दर्द से संबंधित खबरों को प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ये लोकतंत्र के रक्षक हैं तथा देश की उन्नति में सहायक हैं। समाचार पत्रों को विचारधारा एवं व्यक्ति के संकुचित दायरों में न बंधकर अपने कर्तव्य का सजगता के साथ पालन करना चाहिए। उन्हें समाज की बुराइयों को दूर कर स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना में सहायक
बनना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से निबंध लिखा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।